और सबाहिर फैली हुई फुटपाथ और सड़क पर नजर रख सकते थे। मैंने ठीक 11:15 बजे क्लिफ्टन जाने वाली एक तरफा सड़क पर कौंसल खाने के सामने अपनी कार फुटपाथ के किनारे रोक दी और उसके इग्निशन का चोर स्विच बंद कर दिया। इस वक्त मेरी गाड़ी फ्रेयर हाल या बागे जना के सब्जाजार के पास खड़ी हुई थी, मगर वहां से मैं कौंसल खाने में आने जाने वालों पर निगाह रख सकता था। मैंने सीट पर बैठे बैठे 2 मरतबा बेमकसद सेल्फ लगाया, लेकिन इग्निशन कॉइल की सप्लाई चोर स्विच के जरिए काटी जा चुकी थी, इसलिए इंजन हिचकियां लेने के बावजूद बेदार न हो सका। मैंने माहिराना अंदाज में उतरकर कार का बोनट उठा दिया और पुर्जों की देखभाल करने लगा। वो शहर की कोई आम सड़क नहीं थी, बल्कि अहम शख्सियात की गुजरगाह थी। फ्रेहाल के सामने अमरीकी कौंसल खाने, नेवल सर्जरी और हॉलिडे इन की इमारत वाक़ थी। इसके बाद में होटल हॉलिडे इन को होटल मैरियट में तब्दील कर दिया गया था। आम तरीन दफातर और रहायशगाहों के एतबार से सिविल लाइन्स के इस इलाके को शहर का इंतहाई हिसास हिस्सा तस्वुर किया जाता था। मेरा इरादा वहां रुककर सुल्तान शाह की आमद का इंतजार करने का था। वक्त पूरा होने से पहले ही सफेद मोटरसाइकिल पर सवार एक सार्जेंट मेरी गाड़ी के करीब आकर रुका। उसके इस्तबाह अमेज इस्तफसार पर मैंने उसे गाड़ी की नागानी खराबी के बारे में बताया तो उसे मोटरसाइकिल किनारे से लगाकर नीचे चलाने लगा थी। जब ममनू इलाका है, आप गाड़ी को धकेल कर कहीं आगे ले जाएं, उसने कदरे सख्ती से कहा। मैं अकेला इसे कैसे धकेल सकता हूँ, किसी न किसी को मेरी मदद तो करनी होगी। सच बात तो यह है कि मंसूबा बनाते हुए मैंने इस सड़क की हिसासियत को नजरअंदाज कर दिया था। इसी वजह से ट्रैफिक सार्जेंट की मुदाखलत ने मेरी तबीयत मकदर कर दी थी। इसे दिखाने के लिए मैंने एक मरतबा फिर लंबा सेल्फ लगाया। वो झुककर गौर से इंजन का जायजा लेता रहा। मैं नीचे उतरा तो वो मायूसी के आलम में मेरी राय से मुत्तफिक हो चुका था। वो शहर की कोई और सड़क होती तो इस जैसे कई कचकला ट्रैफिक अफसर मेरी गाड़ी पर नजर डालने की ज़हमत किए बगैर नखूस अमीज अंदाज में फराटे भरते हुए आगे बढ़ गए होते, लेकिन उस शहर की VIP सड़क थी। वो बेचारा बादल नखास्ता मेरी गाड़ी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। वह कानून का एक बावर्दी मुहाफिज था। उसके इशारे पर दूसरी तरफ की सर्विस लाइन में खड़े हुए 3 टैक्सी ड्राइवर मेरी मदद के लिए आ गए। उन्होंने आते ही अपनी पेशा वाराना आदत के मुताबिक इंजन की खराबी का सुराग लगाने का इंडिया जाहिर किया, मगर मेरे साथ नरमी से पेश आने वाले सार्जेंट के सफर का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो इन पर बरस पड़ा, बाढ़ में डालो इस इंजन की खराबी को, इस झगड़े को धकेल कर आगे फ्रेयर हाल के बंद फाटक के सामने ले जाओ। इन तीनों ने बोनट गिराकर मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठने का इंतजार किया बगैर कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। फ्रेयर हाल का वो बुलंदोबाला आहिनी फाटक सड़क से काफी अंदर इस तरह बना हुआ है कि इसके सामने पार्किंग की वसी गुंजाइश पैदा कर ली गई है। आम दिनों में वो फाटक वजनी आहिनी जंजीरों से मुकफ्फिल रहता है। पैदल चलने वालों के लिए इसकी जैली खिड़की खुली रहती है। वहां कोई अहम सरकारी तकरीब हो तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रेड कारपेट प्रोटोकॉल देने के लिए पूरा फाटक खोल दिया जाता है। टैक्सियों वगैरह की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इस वसी खांचे में गाड़ी दाखिल होने तक ट्रैफिक सार्जेंट अपनी मोटरसाइकिल पर रेंग कर पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी करता रहा। गाड़ी सड़क से उतरते ही वो अपनी भारी मोटरसाइकिल पर पुल की तरफ रवाना हो गया। मेरी मदद करने वाले ड्राइवर्स भी हाथ झाड़ कर वापस हो लिए। गनीमत यह था कि इस वक्त वहां मैदान साफ था। मैंने एक मरतबा फिर बोनट उठाकर राड पर टिका दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। मेरे कदमों में निशिस्त के साथ ही वो रेडियो रखा हुआ था, जिसके FM बैंड पर सुल्तान शाह एक बार मेरी और नादरा की गुफ्तगू सुन चुका था। रेडियो के FM बैंड की ट्यूनिंग फ्लैट पर ही कर ली गई थी। ताकतवर FM माइक्रोफोन सुल्तान शाह की जेब में मौजूद था। मुझे डर था कि कौंसल खाने की हमारे से गैर मुतवक्का तौर पर फासला बढ़ जाने के बायस वो तैयारियां रायगा ही न चाहें। सड़क के हल्के से खम और दूसरी तरफ घने दरख्तों की कसरत की वजह से मेरे लिए कौंसल खाने की निगरानी दुश्वार हो गई थी। खड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। मैंने झुककर रेडियो ऑन कर दिया। इस पर गहरा सकूत तारी था। सुल्तान शाह जहां भी था रेडियो की रेंज से बाहर था। 11 बजने में शायद 2 मिनट रह गए थे कि रेडियो पर किसी इंजन का मध्यम सा शोर सुनाई दिया, जो बढ़ते बढ़ते कदरे वाजे हो गया। फिर वो आवाज जैसे थम सी गई। एक मुख्तसिर वक्फा आया। मेरे असाब पर तनाव तारी होने लगा। शाह सुल्तान शाह अपनी मंजिल के करीब गया था। खुशी की बात यह थी कि सिस्टम काम कर रहा था। तुम नजर नहीं आ रहे। अचानक FM बैंड पर सुल्तान शाह की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे हुक्म पर मैं सूली चढ़ने जा रहा हूं, अब राम ही भली करेगा। स्पीकर पर गिरदोपेश के ट्रैफिक का धीमा शोर गूंजने लगा। सुल्तान शाह मेरे लिए पहला पैगाम देकर शायद इमारत के फाटे की तरफ बढ़ रहा था। क्या बात है? एक रख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी। गालबन फाटक पर लगे हुए इंटरकॉम पर इमारत के किसी दरबान ने वो सवाल सुल्तान शाह ही से किया था। टॉम कैट।
सुल्तान शाह की आवाज में एतमाद और मर्दानगी की शान नुमाया थी। मुझे निक मोडले ने बुलाया है। इस बार दरबान ने जो कुछ कहा वो मेरे सर पर से गुजर गया, क्योंकि उसने अचानक ही पश्तो बोलनी शुरू कर दी थी। सुल्तान शाह ने भी तुर्की पतुर्की यानी पश्तो में जवाब दिया। मेरी खोपड़ी चकरा कर रह गई। पता नहीं दरबान की छठी इसने कैसे अंदाजा लगा लिया था कि नौवार्द इसका भी हम जुबान था। अगर वो सिलसिला यूं ही चल पड़ता तो मेरे पास रेडियो का होना या न होना यकसा था। सकूत तारी रहा। ट्रैफिक का धीमा शोर भी मादूम हो चुका था। मैं चश्मे तसव्वुर से देख रहा था कि सुल्तान शाह फाटक अबूर करके इमारत के बरामदे की तरफ जा रहा था। दरबान की आवाज फिर उभरी। इस बार अल्फाज कदरे मानूस थे। वो पश्तो ही में सुल्तान शाह को खुश आमदीद कह रहा था। इन दोनों में चंद फिक्रों का तबादला हुआ, फिर खामोशी छा गई। इस बार खामोशी का वक्फा कदरे तवील साबित हुआ। आखिर सुल्तान शाह की आवाज आई, सलाम साहब, तुम्हारा नाम क्या है? एक बार और गैर मुल्की आवाज सुनाई थी। सवाल अंग्रेजी में किया गया था। कदरे तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने जवाब दिया, साहब मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी जुबान में मकतबी इल्म न होने के बावजूद सुल्तान शाह ने मेरे साथ मगरिब की तवील आवारागर्दियों में खासी मजलसी महारत हासिल कर ली थी। वो मुंह बिगाड़े बगैर बहुत रवानी से अंग्रेजी बोल और समझ सकता था, लेकिन वो इस वक्त तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कामयाब अदाकारी कर रहा था। तुम टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते? दोबारा अंग्रेजी में पूछा। क्या? वो एक मकाराना सवाल था। मुझे डर हुआ कि कहीं सुल्तान शाह इस्तरारी तौर पर जवाब ही न दे बैठे, मगर वो बहुत पक्का था। जवाब के बजाय मुझे उसकी बुड़बड़ाहट सुनाई दी। खुदाया, मैं किस मुसीबत में फंस गया। कुतिया के पिल्ले, तुम्हारा बहुत गलत इंतखाब किया गया है, अंग्रेजी में कहा गया। किसी भी अंग्रेजी जानने वाले के लिए वो काली बहुत सख्त है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। गैर मुल्की भी शायद यही कोशिश करना चाह रहा था कि सुल्तान शाह को अंग्रेजी की जरा भी शुद्ध बुद्ध हो तो वो बिफर जाए, लेकिन वो पत्थर बनकर खामोश रहा। इसका मतलब है कि तुम से उर्दू में बात करने का पड़ेगा। इस बार वही बारोब आवाज सुथरे तलफ्फुज के साथ उर्दू में सुल्तान शाह से मुखातिब हुई थी। खुदा का शुक्र है, सुल्तान शाह की आवाज से खुशी फूटी पड़ रही थी, कि तुम इतनी अच्छी उर्दू जानते हो। शायद तुम ही निक मोडले हो। मेरा कोड टॉम कैट है। यस, मैं निक मोडले। हाय। टॉम का बिग बॉस? बैटरी और रामेश का बिग बॉस? जी साहब, मुझे मालूम है, मैं इन दोनों के लिए काम कर रहा हूँ। बैटरी और रामेश को ट्रेनिंग करने जाना है। यह पैकेट बैटरी का है, वो मैं से बात करे। निक मोडले के वो फिक्रे सनसनीखेज थे। पता नहीं वो बदरी और रमेश जैसे खाक अफराद को किस बात की तरबियत के लिए भेजने का अज़्म लिए बैठा था। उसने जिस अंदाज और तसलसल में पैकेट का जिक्र किया था, उससे मुझे गुमान हुआ था कि उसने टेलीफोन को खैर महफूज समझते हुए बदरी के लिए कोई लासिल्की ट्रांसमीटर दिया था, जिस पर वो एक दूसरे से बासानी राब्ता कर सकते थे। शायद उसने इसी अहम काम के लिए बदरी के कासिद को तलब किया था। ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम और पैकेट बदरी तक पहुंचा दूंगा। सुल्तान शाह की आवाज आई। टॉम जाएगा? गालबन निक ने सुल्तान शाह को वापसी की हिदायत की थी। सुल्तान शाह की वापसी का सफर शुरू हो गया। रास्ते में उसने एक मरतबा फिर पहले वाले दरबान से पश्तो में कुछ बातें की और फिर सकूत छा गया। मेरे लिए अमेरिकी कौंसल खाने की वो इमारत किसी खौफ आवर आसेब से कम नहीं थी। आम लोगों के लिए वो सफारती फराइज की अंजामदही और सफी सहूलत की फराहमी का मरकज थी, मगर मैं जानता था कि इसकी बंद दीवारों के पीछे कैसी कैसी मनसूबाबंदियां परवान चढ़ती हैं। इस हिसार से सुल्तान शाह की खैर वाफियत से वापसी किसी बड़े कारनामे से कम न थी। इसकी मुलाकात बहुत मुख्तसर रही थी, लेकिन उसने अपना किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया था। मेरे लिए वहां रुकना बेसूद था। मैंने रेडियो ऑफ करके चोर स्विच ऑन कर दिया। नीचे उतरकर मैं थोड़ी देर तक इंजन के तारों से छेड़छाड़ करता रहा ताकि किसी देखने वाले को मुझ पर किसी किस्म का शुबा ना हो। इस बार आधे ही सेल्फ में इंजन अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया। मैंने बाहर आकर बोनट बंद किया और फिर पुरसकून अंदाज में घर की तरफ रवाना हो गया। घर पर अव्वल खान मुस्तरिबाना अंदाज में मेरी और सुल्तान शाह की वापसी का मुंतजिर था। मुझे अंदाजा था कि सुल्तान शाह को अपने किसी मुमकिन ताकुब के खतरे को टालने के लिए शहर की सड़कों पर आवारागर्दी में वक्त गुजारना होगा, इसलिए उसे वापसी में देर होगी। मैंने उनमें से किसी की तरफ से जिरा का आगाज होने से पहले ही सुल्तान शाह की कारगुजारी की रिपोर्ट सुनानी शुरू कर दी। निक मोडले के सामने आने के बाद ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती हुई नजर आ रही है। वीरा ने मेरी बात पूरी होने के बाद पुरतशवीश लहजा में कहा, वो इन दोनों को तरबियत के लिए कहाँ भेजेगा? ढील देने से मामलात बिगड़ते ही चले जाएंगे। खजाला ने कुर्सी में बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, रवानगी का मरहला आने से पहले ही बदरी और रमेश को मार दिया जाए तो हमारे सामने सिर्फ निक मोडले रह जाएगा। इसे भी कहीं ना कहीं घेर ही लिया जाएगा। शायद तुम किसी लंबे चक्कर से खौफसदा हो रही हो। अव्वल खान नरमी से बोला, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देकर तूफान को नहीं टाल सकते। इन तीनों को मार डालना एक आर्जी हल होगा। इनकी जगह नए चेहरे ले लेंगे और इनके छोड़े हुए काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम इनके अजाइम के बारे में मुकम्मल तारीकी में हैं।
हमें सब्र और तहम्मुल के साथ खोज लगाना होगा कि अब वो किधर से वार करने की तैयारी कर रही हैं। मेरा भी यही ख्याल है। यूं महसूस हो रहा है जैसे अब कोई नया खेल चल पड़ा है। हमने निक मोर्ले का नाम पहली बार सुना है। वो जिस तरह उर्दू बोल रहा था, इसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफी अरसे से यहाँ काम कर रहा है। मकामी जुबान जानने वाले हर सफारत खाने का कीमती सरमाया होते हैं। अगर वो निक को सामने लाए हैं तो ये कोई मामूली चक्कर नहीं हो सकता। देखना होगा कि वो बदरी से क्या बात करना चाहता है। तो क्या बदरी तुम्हारे सामने इससे राब्ता करने की हमाकत करेगा? वीरा ने तंजिया लहजा में पूछा। निक मोर्ले भी मुकम्मल तन्हाई में सुल्तान शाह से बात कर रहा होगा। मैंने वो गुफ्तगू लफ्ज ब लफ्ज सुनी है। इनके कमरे में FM माइक्रोफोन बहुत आसानी से छुपाया जा सकता है। मैंने कहा, तुम्हारे और नादरा के साथ किया जाने वाला मजाक भी अब अपनी अहमियत का एहसास दिला रहा है। वो तजर्बा सामने ना आया होता तो शायद हम ये सब सोच भी नहीं सकते थे। अव्वल खान ने कहा, वक्त के धारे में हर चीज का अपना वक्त और मकाम मुतय्यन होता है। वीरा फलसफियाना लहजम बोली, इसका वो मकाम अपने वक्त पर जाहिर होता है। इस दिन डैनी बरहम हुआ था कि इसकी और नादरा की बातें सुनकर इसके एतमाद को मजरू किया गया, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। सुल्तान शाह तकरीबन आधे घंटे बाद घर लौट आया। उसने आते ही ट्रांसमीटर का पैकेट हमारे सामने डाल दिया। वो पैकेट टेप में लिपटे हुए गत्ते के एक वजनी डिब्बे पर मुश्तमिल था। वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि इसमें जदीद साख्त का कोई ऑपरेटिव ही हो सकता था, मगर फिर भी हर एक पैकेट को खोलकर देखने का ख्वाह था। बज़ाहिर पैकेट में कोई खास बात नहीं थी। टेप उतार कर इसे दोबारा इसी तरह बंद किया जा सकता था, लेकिन मैं ऐसा कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पैकेट ज्यों का त्यों रख लिया। इस दौरान में सुल्तान शाह ने खुद ही वजाहत शुरू करती थी। वो कह रहा था, जुबान के मामले में हर इंसान की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। वो लब लहजे या तलफ़ुज़ के किसी खास अंदाज की बिना पर फौरन ही अपने किसी भी हम जुबान को भांप लेता है। मुझे भी वहां के पठान चौकीदार ने अचानक पश्तो में मुखातिब करना शुरू कर दिया था। तुम चाहते तो पश्तो में चंद जवाबी अल्फाज अदा करके बाकी गुफ्तगू उर्दू में जारी रख सकते थे। इस बार वीरा ने पूरी संजीदगी से कहा, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इस वक्त डैनी तुम पर किस कदर पीछोताप खा रहा होगा। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैंने जल्दी से कहा, अलबत्ता मैं उलझन में पड़ गया था क्योंकि इस दौरान में कोई भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी। अगर तुमने लबो लहजे से तो अंदाजा लगा लिया होगा कि बातें दोस्ताना माहौल में हो रही थीं। सुल्तान शाह ने ताई तलब लहजे में सवाल किया। बस यही इत्मीनान की बात थी, वरना और कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, यूं समझ लो कि हम जुबान होने की वजह से मैं आफत से दो चार होने से बच गया। और मेटल डिटेक्टर समेत चामा तलाशी के दूसरे आलात में मौजूद थे। अलार्म होते ही मैंने इसे अपने रिस्ट वॉच और अंगूठियों वगैरह की तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसने मेरी बात पर एतबार करते हुए तफसीली जामा तलाशी लेने का इरादा तर्क कर दिया। अगर वो मरहला आ जाता तो मेरा FM माइक्रोफोन नहीं बज सकता था। अब महसूस हो रहा है कि अंदर का माहौल तुम्हारे लिए साजगार था। माइक्रोफोन छिन भी जाता तो कोई फर्क न पड़ता। वो डैनी की एक एहतियाती इख्तरा थी। वीरा ने बेपरवाही से कहा, तुम गलत कह रही हो। वो माइक्रोफोन बरामद होते ही साजगार माहौल जारहाना रुख इख्तियार कर लेता। मैंने इसकी मौजूदगी का क्या जवाब दे सकता था? बहरहाल जो हुआ बेहतर ही हुआ। अव्वल खान ने बात वहीं खत्म कर दी। यह तुम्हारी अक्लमंदी थी कि तुमने मौका की नजाकत भांपते हुए डैनी को भूलकर दरबान को अपनी बातों में उलझा लिया, वरना गड़बड़ हो सकती थी। तुम प्रोग्राम के मुताबिक अपनी जगह पर नहीं थे। सुल्तान शाह ने चौंक कर कहा, हम प्रोग्राम तय करते हुए अपने VIP कल्चर में पुलिस बल्कि ट्रैफिक पुलिस के मशहूर शहसवारों को भूल बैठे थे। मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी कहानी में से वो जिक्र गोल कर दिया था, मगर सुल्तान शाह के इसरार पर मुझे वो किस्सा सुनाना पड़ गया। वक्त धीमे धीमे गुजरता जा रहा था। मैं बदरी और रमेश से ताखीर का कोई भी बहाना कर सकता था, मगर फिर भी मैं जल्द अज जल्द इन तक पहुंचने का ख्वाह था। अव्वल खान ने सुल्तान शाह से निक मोर्ले के बारे में सवाल किया तो मैंने फौरी वापसी का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। वह लंबूतरे चेहरे वाला एक दुबला पतला और दराज का अमरीकी है। पहली नजर में अंदाजा हो जाता है कि वो संग दिल और मफाद परस्त आदमी है। वो कौंसल खाने में किसी अहम ओहदे पर फाइज मालूम होता है, क्योंकि बड़े दफ्तर में उसकी मेज शानदार कंप्यूटर समेत बहुत सी मवासलाती सहूलतों से आरास्ता है। सुल्तान शाह की वो बातें सुनते हुए मैं सोच रहा था कि आखिर इस पूरे किस्से में निक मोर्ले का नाम क्यों सामने लाया गया था। अगर मदन मोहन अपनी खुफिया पैगाम में सिर्फ इतना ही जिक्र करता कि टॉम कैट के कोड से एक काबिल एतमाद कासिद को अमरीकी कौंसल खाने भेज दिया जाए तो सब कुछ इस तरह होता। निक मोर्ले का नाम पोशीदा रहता और कौंसल खाने के निगरान टॉम कैट का कोड सुनते ही सुल्तान शाह को निक तक पहुंचा देते। निक मोर्ले का नाम जाहिर करने के दो ही असबाब हो सकते थे। हद से बड़ी हुई खुद एतमादी के बाद दूसरा सबब यह हो सकता था कि मदन मोहन अपने इन दोस्तों से किसी भी कीमत पर दोबारा राब्ता नहीं करना चाहता था, इसलिए इनके अगले कदम के बारे में एक बार ही सारी मालूमात मुहैया करने की कोशिश की थी। अगर वो दोनों 11 बजे किसी को टॉम कैट बनाकर कौंसल खाने भेजने में नाकाम रहते तो बाद में किसी न किसी तरह निक मोर्ले से राब्ता कर सकते थे।
नाकामी की सूरत में उन्हें मदन मोहन से दोबारा रजू करने की सूरत पेश न आती। उर्दू जानने के बावजूद वो तुमसे अंग्रेजी में बात करने पर क्यों मुसर था? गजाला ने पूछा। इसका सही जवाब तो वो खुद ही दे सकता है। मेरी दानिस्त में ये उसकी शरारत थी। वो मेरी ज़हनी सतह का अंदाज़ा लगाने की एक कोशिश ही हो सकती थी। तुम्हारी ज़हनी सतह का अंदाज़ा लगाने के लिए किसी को इतने पापड़ बेलने की जरूरत पेश नहीं आ सकती। वीरा सुलगाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ी। वो दरअसल तुम्हें गाली देने का एक बहाना था। तुम अंग्रेजी बोलने लगते तो वो फ्रेंच या जर्मन में तुम्हारा इम्तिहान लेता और जिस जुबान में तुम कोरे निकलते इसी में गाली सुना देता। बक बक मत करो, मैंने उसे झाड़ दिया। ये सुल्तान शाह ही का हौसला था कि वो गाली सुनने और समझने के बावजूद अपना गुस्सा पी गया। गाली सुनकर ठंडे माथे के लोग भी अचानक आपस से बाहर हो जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, वीरा ने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। गालियां सुनना हर एक के बस की बात नहीं। जब तक खून पानी की तरह ना हो ये कारनामा अंजाम नहीं दिया जा सकता। मैंने गुस्सीली नजरों से वीरा को घूरा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सुल्तान शाह को हर वक्त इस तरह तहफ्फुज देने की कोशिश में लगे रहते हो जैसे वो तुम्हारे पैरों के नीचे आया हुआ कोई नन्हा सा चूजा हो। क्या वो मेरी जरा सी नोक झोंक का भी मुकाबला नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता हूं, मगर इसके लिए खुले समंदर और ब्लैक सी नामी एक बोट का होना जरूरी है। इस बार सुल्तान शाह ने जारहाना लहजे में वीरा की दुखती रग छेड़ती। हर वक्त बेतुकी बातें करते रहती हो। इस वक्त समंदर और बोट के जिक्र की क्या तुक है? वीरा की खुशमिजाजी यकलख्त काफूर हो गई और उसका मुंह बन गया। बोलती रहोगी तो थोड़ी देर में हर बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। तुम दोनों लड़ते रहो, अब मैं वापस चलता हूं। देखना है कि बदरी अपने गोरे आका से क्या बात करता है। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मेरे साथ अव्वल खान भी उठ खड़ा हुआ। तो क्या तुम भी डैनी के साथ जा रहे हो? सुल्तान शाह ने इससे पूछा। मुझे अपने दफ्तर की खैर खबर लेनी है। मदन मोहन के झूठ खुलने के बाद इसकी मजीद झाड़ पूछ जरूरी हो गई है। ये लोग जूते के बगैर बात करने के काबिल नहीं है, अव्वल खान ने कहा। मैंने सुल्तान शाह से FM माइक्रोफोन लेकर अपने जेब में डाला। निक मोडले का दिया हुआ वजनी पैकेट पहले से मेरी तहवील में था। मैं इन तीनों को खुदा हाफिज कहकर अव्वल खान के साथ फ्लैट से निकल आया। इस वक्त तक जो कुछ हो रहा था उसके नताइज जरूर सामने आ रहे थे, लेकिन वाकयात की सुस्त रफ्तारी से मैं किसी कदर उकताहट का शिकार हो रहा था। बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल का किस्सा बज़ाहिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि इनके बारे में गजाला ने ठीक ही कहा था। इन्हें रास्ते से हटाए बगैर मामलात को तेजी से निपटाना दिन ब दिन दुश्वार तर होता जा रहा था। नीचे पहुंचकर अव्वल खान अपनी गाड़ी में स्टेशन 4 की तरफ चल दिया। मैं भी उसी के पीछे पीछे नादरा के मकान की तरफ हो लिया, जहां मेरे दोनों हरीफ उम्मीदों के दीप चलाए मेरी वापसी के मुंतजिर थे। आते में गाड़ी का इंजन बंद होने की आवाज सुनते ही बद्रीनाथ को मेरी वापसी का अंदाजा हो गया था। इस वजह से उसने मुझे ड्राइंग रूम में ही आ लिया। उसके साथ रमेश मौजूद नहीं था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने उसकी सूरत देखते हुए बिला तमहीद बोलना शुरू कर दिया। निक मोडले के दिमाग में खन्नास भरा हुआ है। वो खुद को तुम दोनों के साथ साथ कासिद का भी बिग बास कह रहा था। बाज़ हकीकतों को जब तक जोर देकर दोहराया न जाए इनकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। वो ठीक ही कह रहा है। हमारे लिए काम करने वाला हर शख्स किसी न किसी हद तक उसका ताबे होगा। वो बोला, मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकूंगा। अच्छा ही हुआ कि मैं वहां नहीं गया। उसने तुम्हारे लिए ये पैकेट भेजा है। पैगाम है कि जल्द अज जल्द इससे बात कर लो। तुम्हें ट्रेनिंग पर कहीं जाना है। वजनी पैकेट लेकर वो मुतजस्सिस अंदाज मुझसे घुमा फिरा कर देखता रहा और उसका वजन तोलता रहा। फिर बोला, तुम किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हो? जरा तफसील से पूरी गुफ्तगू दोहराओ। पूरी गुफ्तगू निक मोडले के 4-5 जुमलों पर मुश्तमिल थी। इन फिक्रों में दिया जाने वाला पैगाम मैं तुम्हें सुना चुका हूं। बाकी बातें तुम खुद इससे मालूम कर लेना। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ इतनी एहतियात की जा रही थी कि तुमने बराह रास्त रब्ता करने के बजाय एक कासिद को उसके पास भेजा था और अब वो खुद तुमसे बात करने का ख्वाहिशमंद है। तुम सब मिलकर ना जाने क्या ड्रामा रचा रहे हो। मैं रेडियो का थैला एक किनारे से रखते हुए कहा, अब भी मैं इससे दूर रहूंगा। इसे फोन करना भी खतरनाक होने की वजह से ममनू है। पाकिस्तानी एजेंसियां अपनों और परायों के फोन टेप करने के सिलसिले में दुनिया भर में बदनाम है। इसने मुझसे लिए हुए पैकेट को दोनों हाथों में घुमाते हुए इत्मीनान से कहा, तो क्या इसने तुम्हें कोई ऑपरेटर्स भेजा है? मैंने पैकेट पर नजरें जमा कर हैज से पूछा। तुम बहुत ज़हीन हो। मेरा यही ख्याल है इस पर होने वाली गुफ्तगू का सुराग लगाना आसान नहीं होगा। मुझे इसकी तरफ से इतनी बड़ी रायत मिलने की उम्मीद नहीं थी। बद्रीनाथ इस वक्त वाकई खुश नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि मेरे आदमी के एक ही चक्कर में तुम्हारा काम निमट गया। अब तुम जब चाहो उससे बात कर सकते हो। इस खुशी में तुम्हें 3000 के बजाय $5000 ही देने चाहिए। इससे बात हो जाए फिर 5 भी दे दूंगा, लेकिन खाजी दिल मुराद का क्या किया जाए? इससे रकम निकलवानी मुश्किल ही नजर आ रही है। बात करते करते उसे अपना कीमती थैला याद आ गया। फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक जेब में माल है खुले दिल से लुटाते रहो। जेब खाली हो जाए तो हम तीनों शहर की सड़कों पर भीख मांगेंगे। इस धंधे में किसी भी सरमायाकारी के बगैर अंधी आमदनी होती है। अपने सारे अखराजात निकाल भी लें तो बहुत कुछ पसे अंदाज कर सकोगे। तुम खासा बेतकान और अच्छा बोल लेते हो। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल में तुम्हारी कदर व मंजिलत है।
बढ़ती जा रही है। तुम्हारे लिए मेरी सुनहरी पेशकश अब भी बरकरार है। सुनहरी क्या, मुझे तो इस छत के नीचे किसी काली का भी साया नजर नहीं आ रहा। मैं लड़की की नहीं, SSB में तुम्हारी शमूलियत की बात कर रहा हूँ। हंसकर बोला, देखा जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा। अभी मुझे इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिला है। सोचो और जरूर सोचो, हमारे साथ ये तुम्हारे फायदे का सौदा होगा।